नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर को लेकर कई प्रमुख नेताओं और अधिकारियों ने बयानबाजी देना शुरू किया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब देश को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन संयम और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ किया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भारत की नीति रक्षात्मक है और हम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन साफ तौर पर यह भी मैसेज दे दिया कि हम पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद पर ही बात करेंगे और किसी चीज पर बातचीत नहीं होगी। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ न्यूज 21 के एडिशनल डायरेक्टर संजीव पाराशर मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो। सर, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका खास कार्यक्रम में। और आज चर्चा भारत पाकिस्तान के युद्ध विराम पे, सीज फायर पे और उसके बाद जिस तरह के बदलाव देश में देखने को मिले, चाहे वो हम कई बदलावों की बात कर लें। सबसे पहली बात तो ये कि जो डेलीगेशन बनाया गया है, जो डेलीगेशन 59 कैंडिडेट्स का बनाया गया है, वो अलग अलग दलों से बनाया गया है और वो जाएगा, बातचीत करेगा। जिस तरह से इंडिया का जो ऑपरेशन सिंदूर था उसने किस तरह से काम किया और क्यों इस तरह की स्ट्राइक की गई, इस सब पे वो जानकारी देगा। सबसे पहले इस डेलीगेशन पे बात करना बहुत जरूरी है। संजीव जी। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे बात कर रहा था इस टॉपिक पे, मुझे चांस देने के लिए। हर्षदा, जो आपने डेलीगेशन के बारे में बात की है, हर्षदा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कदम है प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में भारत ने इस वक्त अपनी ताकत की, सैन्य ताकत का लोहा मनवा दिया। और वहीं पूरा वर्ल्ड जो है भारत के, इवन टोनी ब्लेयर जो कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनका भी स्टेटमेंट था कि भारत एक शक्तिशाली जो है वो बहुत शक्तिशाली देश के रूप में निकला है इस सीज फायर के बाद में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अब इस जो शक्ति हमने गेन की है, जो हमारी सेना ने जिस हिसाब से इस युद्ध को रूप दिया है और क्यों, क्या घटनाएं घटित हुई, क्या पाकिस्तान का इसमें रोल था, क्यों पाकिस्तान को फंड रिलीज किया गया, जो फंड पाकिस्तान जो है लगातार वापस आतंकवादियों को सपोर्ट करने के लिए लगाएगा, ये सब बातें 1 to 1 हमारा डेलीगेशन जो है यूएन में जाकर के अपनी बात को दूसरे कंट्रीज में एक्सप्लेन करेगा। और ये बहुत ही, ये कोई नई चाल नहीं, नई नीति नहीं है। इससे पहले नरसिंहा राव जी ने भी जो है प्रधानमंत्री रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता को एक चांस दिया था अपनी बात बाहर जाकर के, यूएन में जाकर के कहे, और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इस बात को रखा था। फिर एक बार जो है पूरे विपक्षी दल एक सुर में भारत की एकता के लिए, भारत की जो शक्ति है, सैन्य शक्ति है, या भारत ने इस युद्ध को जिस तरफ लेकर के गया है उसकी बात बाहर के देशों के बताएंगे। और इसमें सारे दलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। ये बहुत बड़ा जो है कूटनीतिक कह लीजिए या इस तरह से राजनीतिक जो है वो कदम है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वक्त लिया है। बिल्कुल। और संजीव जी, एक और डेलीगेशन पे लगातार जब डेलीगेशन का जिक्र हुआ था कि ये जो एक डेलीगेशन बनाया जाएगा और उसके कई लीडर्स होंगे, चाहे वो हम शशि थरूर की बात करें, सुप्रिया सुले की बात करें, कांग्रेस के इतने नेता होंगे, और हर डेलीगेशन को डिसेंट्रलाइज किया गया है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हर डेलीगेशन का जो एक ग्रुप है उसमें एक मुस्लिम नेता तो जरूर रखा गया है। ये भी एक फैसला डेलीगेशन पे। लेकिन डेलीगेशन बनाने के बावजूद, क्योंकि ये तो एक एकता का डिसीजन है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने किस तरह से, जो हमारे सैनिक है, इंडियन आर्मी, उन्होंने किस तरह से अपना बल दिखाया, कितनी उस सरहद पे हम सबकी रक्षा करी वहां पर खड़े होके, तो वो तो एक एकता का प्रतीक होना चाहिए। लेकिन आखिरकार इस पे भी सियासत नजर आई। देखो इस जो 4 दिन का युद्ध था, इसको कई चीजों में भारत जो है सदा, विश्व सदा याद रखेगा। पहली बात, अगर अपन इसको जो है वो घटना दर घटना इसको एनालाइज करने की कोशिश करें तो सबसे पहले भारत ने जो आत्मनिर्भर होकर के जिस तरह से सैन्य उपकरण बनाने शुरू किए हैं और आज जिस तरह से भारत ने चाइना के उपकरणों को न्यूट्रलाइज कर दिया है, तो एक बहुत बड़ा मार्केट आने वाले टाइम में रक्षा उपकरणों का भारत की तरफ आना तय है, पहली बात। दूसरी बात, भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के साथ में 4 दिन के सीज फायर का जो अमेरिका ने बड़ी चौधराहट करते हुए कहा कि साहब मैंने करा लिया है, उसी अमेरिकी राष्ट्रपति के वर्ड्स को चेंज करना पड़ा कि मैंने मध्यस्थता नहीं की है, मैंने सिर्फ जो है वो उनकी सलाह की तरफ जो है एक सलाह दी है। तो आप कहीं एक तरफ तो जो है देश के दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता की बात करते हैं और 7 दिन बाद ही अपने स्टेटमेंट से बदल जाते हैं, तो आप इसको हल्की फुल्की कूटनीति के ना लीजिए। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा
कदम भी है, क्योंकि बार बार लोग तोल रहे थे कि इंदिरा गांधी ने युद्ध को ऐसे लड़ा। युद्ध सिर्फ अकेला युद्ध नहीं होता, युद्ध के साथ साथ में एसोसिएटेड चीजें भी बहुत होती हैं। अगर आप बात करें कि साहब जो है वो भारत में सेना को लेकर के इस वक्त जब प्रधानमंत्री जी ने आदमपुर बेस का दौरा किया, जिस हिसाब से सेना का बल बढ़ाया, जिस हिसाब से आदमपुर के बाद भी जो है वो रक्षा श्रीनगर के दौरे पर गए, कितनी बड़ी स्पष्टता से उन्होंने वर्ल्ड को ये मैसेज दिया कि इस 4 दिन के युद्ध में जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है वो क्लेम ना होकर के सिर्फ भारत ने जो स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल सही है। अगर हमारा आदमपुर जो एयर स्टेशन है वो बिल्कुल सेफ है, तो उसका एग्जांपल उन्होंने पूरी जनता को दिया। इस तरह से राजनाथ सिंह ने हर जगह पे जाकर के भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया और साथ साथ में जो है वो बहुत बड़ी कूटनीति के साथ आगे बढ़े। तो ये एक इस युद्ध को आप प्री जो है वो युद्ध से देखिए, पहले के युद्ध से देखिए और युद्ध के बाद के जब आप पूरी तरह से स्पष्ट रूप से देखते हैं तो बहुत से चीजें जो है भारत ने गेन की है। जहां तक आपने कहा कि ये प्रतिनिधि मंडल की बात की, पूरा विपक्षी दल भारत के प्रधानमंत्री के साथ में हर फैसले पर जो है वो राजी था। उनको पूर्ण रूप से उन्होंने स्वतंत्रता दी थी कि आप जो भी करेंगे देश के हित में करेंगे। और इस वक्त जो आपने कहा कि शशि थरूर के बात को लेकर के, हाँ रमेश जी ने जो है वो जयराम जी ने बात जरूर कही कि हमने इन्हीं नेताओं के नाम दिए थे। शशि थरूर जी को उन्होंने जो है वो हमारे नेताओं की लिस्ट में नहीं था, ठीक है, लेकिन उसके अलावा ओवैसी साहब चाहे कह लीजिए, चाहे कानून जी कह लीजिए, जितने भी, इवन एक ओवैसी साहब तो अकेले संसद हैं अपने पार्टी के, उनको भी ये चांस दिया कि यहाँ पर। सर इस डेलीगेशन का सिलेक्शन ऑफ चॉइस कैसे किया गया? संजीव जी, इस डेलीगेशन का सिलेक्शन ऑफ चॉइस आखिरकार कैसे किया गया? बहुत सिलेक्शन ऑफ, जैसे रविशंकर हैं वो वकील भी हैं और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। अपनी बात को वर्ड तक पहुंचाना, अपनी जो रियल स्थिति है उसको पूरी दुनिया को अवगत कराने की भी एक कला होनी चाहिए। और जिनका पुराने रिलेशंस हैं, कुछ इसमें जो है वो डिप्लोमेट्स रहे हैं, कुछ जो है वो बहुत अच्छे जो है वो वकील हैं, तो अपने कुल मिलाकर के भारत के प्रतिनिधित्व करने की बात, अगर उन्होंने जो है वो 3-4 नाम दिए और शशि थरूर भी उन्हीं की पार्टी से आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप 4 में से 1 नाम को आप पिक कर रहे हैं, 2 नाम को पिक कर रहे हैं और उसमें से कोई एक क्राइटेरिया शशि थरूर के पक्ष में फिक्स होता है, लेकिन टोटल भारत के पक्ष में तो फिक्स होना ज्यादा जरूरी है ना। तो ये क्राइटेरिया और ये बात जो है बड़ी बहुत नगीनी सी लगती है कि साहब जो है उसका नाम लिया, उसका नाम लिया, लेकिन हाँ ये बात श्योर है कि इतना बड़ा जो हमारा राजनीतिक पार्टियों का दल है अपनी इंडिया की स्थिति को सब जगह जाकर के बहुत अच्छी तरह से बताएगा। और अभी एक चीज और इसमें नोटिस कीजिए कि अजरबैजान और तुर्की 2 कंट्री, हाँ, उस पे मैं आ रही जो कि हिंदुस्तान के इस युद्ध में हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया, तो आप इन लोगों की स्थिति भी जो है वो अगर, और उसके साथ साथ में आप मैं आपको एक अलग सी बात बताता हूँ कि अमेरिका को लेकर के हमने बार बार ये कहा कि अमेरिका हमारा दोस्त है, अमेरिका, मोदी जी हमारे दोस्त हैं, ट्रम्प जी ने कहा, लेकिन क्या अमेरिका की ये जो पोल है यहाँ खुलकर के सामने नहीं आई? क्या वो हथियारों को बेचने के लिए एक सौदागर या व्यापारी नहीं है? क्या वो सच्ची चाहता है कि हिंदुस्तान तरक्की करे? क्योंकि एप्पल के टिम कुक को उन्होंने कहा कि साहब आप हिंदुस्तान में फैक्ट्री क्यों लगा रहे हो, आप अमेरिका में क्यों नहीं लगाते? इससे ये बात नहीं थी, वो हिंदुस्तान में जो प्रगति होने जा रही है, ये जो एप्पल का जो बिजनेस आएगा वो उनके देश को जाए, ये कहना उनके लिए आसान था, अमेरिका को जाए, लेकिन अमेरिका में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसकी इतनी बढ़ जाएगी कि एप्पल का खुद का जो है वो बिजनेस करना दुर्भर हो जाएगा। तो क्या वो सोचते हैं, क्या उनकी सोच है, बड़ी स्पष्ट रूप से इस 4 दिन के युद्ध में लोगों को आसानी से समझ आई। और सर सबसे बड़ी बात ये कि चाहे हम जेएनयू की, अगर हम जेएनयू की बात करते हैं, हम जामिया मिलिया जैसे प्रतिष्ठित तमाम यूनिवर्सिटी संस्थाओं की बात करते हैं, टर्की कोर्सेज जो हैं जो यूनिवर्सिटी में होते हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। ये क्यों किया गया है आखिरकार? इससे क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं दुनिया के अंदर? ये सिर्फ देखो, आपको एक बात कहूं कि टर्की और अजरबैजान ने जो है उनका जो साथ दिया, अब जो है तो भारत का हर तरीके से जो है वो, चाहे आप यूं कह लीजिए कि चाहे वो शिक्षा के मामले में कह लीजिए, चाहे आप जो है वो टूरिस्ट के मामले में, टूरिज्म के मामले में कह लीजिए, चाहे हमारा उनकी एक सेल्बी करके कंपनी है जो कि हमारे एयरपोर्ट की लोकल ट्रांसपोर्टेशन वगैरह को भी देखती है, मैनेज करती है, उनके साथ हमने ये सिद्ध कर दिया है कि जो भी आतंकवादी देशों का साथ देगा हमारे लिए भी वो बहुत बड़ा दुश्मन होगा। आप टर्की से सिर्फ जो है वो जो सेब आते थे, मार्बल आता था, ये सब भी हमने व्यापारिक जो है रिलेशन भी जो है उनको स्क्वीज
करने की कोशिश की है और साथ साथ में उनके साथ हमने टूरिस्ट बंद कर दिए। 4000 करोड़ से ऊपर का टूरिस्ट जो है वो अजरबैजान और टर्की में जाया करता था। अगर ये इतना नहीं जाएगा 4000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस, तो डेफिनेटली हर तरीके से हमने इन देशों को अवगत कराया कि भारत अब सिर्फ जो है वो आतंकवादियों के खिलाफ नहीं लड़ेगा, उनके साथ देने वालों के खिलाफ भी लड़ेगा। लेकिन साथ साथ में मैं आपसे जो बात कर रहा था, अमेरिका की बात कर रहा था कि वो एक बिल्कुल जो है वो व्यापारिक रूप से सोचने वाला देश है। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है यूएई के साथ में 1.4 बिलियन डॉलर का जो समझौता किया, जो कि इंडिया के रक्षा खर्च से भी जो है वो डबल से ज्यादा है। जबकि जो है वो उनको कोई ऐसा जो है सैन्य उपकरणों की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ईरान के पास में न्यूक्लियर बम है जिसको वो डरा करके उन्होंने इतना बड़ा रक्षा सौदा किया, क्योंकि वो एक व्यापारी हैं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के ये एशिया कॉन्टिनेंटल में जो है वो युद्ध के बादल भी बने रहें और साथ साथ में उनकी पूंछ भी बनी रहे, और साथ साथ में वो ये भी कहते रहे कि भारत के वो दोस्त हैं। ये बिल्कुल उनकी जो है वो जो कहना चाहिए कि चमड़ी जो है वो खुल करके सामने आ गई कि वो हमारे कब समय पर काम आएंगे या नहीं आएंगे। जबकि हमारे साथ में रशिया जो हमारा पुराना दोस्त है, उसने बहुत आउटस्पोकनली आकर के इस जगह पे जो है वो कुछ ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं दिए, लेकिन जहां जहां हमारे को उसकी जरूरत पड़ी रशिया ने खुल करके हमारा साथ दिया। तो इस ये युद्ध ना होकर के 4 दिन का, अगर आपको इसको प्री युद्ध और पोस्ट युद्ध में देखें तो आपको बहुत सी चीजें नजर आएंगी कि भारत ने कितने कठोर डिसीजन लिए हैं कि जहां पर जो है उसकी राजनीतिक सिंधु नदी का जो जल है आज तक भी जो है अगर आपका सीज फायर हुआ है तो उस पर भारत का स्पष्ट रूप से जो है वो लाइन है कि हम अभी इस पे चर्चा नहीं करेंगे। तो आप ये मान करके चलिए कि लोगों का कहना बार बार ये था कि हाँ, ये बात मैं लोगों के साथ में आम जनता के साथ सहमत हूं कि जिस हिसाब से सीज फायर कोई डिक्लेरेशन हुई, मतलब आपने प्री की बात की, आपने पोस्ट की बात की, लेकिन जो ड्यूरिंग द सीज फायर जिस हिसाब से डिक्लेरेशन हुई, वो डिक्लेरेशन शायद आम हिंदुस्तानी को हजम नहीं हुई, क्योंकि डिक्लेरेशन की किसने? अमेरिका के राष्ट्रपति ने। जबकि 20 से 25 मिनट का फर्क था। हमारे जो प्रधानमंत्री जिस हिसाब से वो आउटस्पोकन है, जिस हिसाब से देश के हर बंदे को साथ लेकर चलते, जिस तरह से हमारे राजनीतिक दल इस वक्त हमारे साथ थे, ये डिक्लेरेशन अगर उनकी तरफ से होती या हमारे किसी भी बड़े स्पोक्समैन की तरफ से होती तो शायद जो है वो बाद में जिस हिसाब से हम लोग जो है वो पैच वर्क कर रहे हैं अपनी इमेज को बढ़ाने, इमेज तो हमारी ऊपर है ही है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो शायद हमें कम करनी पड़ती। और सर, हाल ही में बीजेपी द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा की जो चर्चाएं हैं वो भी काफी रही। इसका आखिर कुछ मकसद तो हम सभी को पता ही था कि किस तरह से जो सेना है उसका सम्मान करना, और साफ तौर पर उनके लिए जो ये एक तिरंगा यात्रा है वो एक निकाली गई। लेकिन इसको भी विपक्ष ने बहुत ही गलत तरीके से लिया कि जिस वक्त सीज फायर हो गया उसके बाद इस तिरंगा यात्रा निकालने का आखिरकार मतलब क्या है? हर्षदा, सीज फायर हुआ है, लड़ाई बंद नहीं हुई है, पहली बात समझिए। आज भी जो सेना है वो अगले मूवमेंट को कभी भी हो सकता है, अपने अपनी बैरकों में नहीं गई है, अपने अपनी जगहों पर नहीं मूव की है। दे आर रेडी एनी टाइम, अगर जो उनको आदेश मिलता है तो वो वापस युद्ध के लिए तैयार होगी, पहली बात। दूसरी बात, सीज फायर एक ऐसी जो तिरंगा यात्रा की एक ऐसी जो है बात है हर्षदा, सैनिकों का मनोबल लगातार मोदी जी ने पिछले 10 साल से उनके साथ दिवाली मना करके इतना बूस्टअप किया हुआ है, और उनको साथ साथ में मैंने कई एक पहले डिस्कशन में भी कहा था, 1 पेंशन जो है वो 1 रैंक 1 पेंशन उन्होंने की। उसके अलावा वो सैनिकों के साथ दिवालियां भी मनाते हैं। उसके साथ उन्होंने सैनिकों के साथ बहुत सी जो है वो अग्निवीर करके जो नई पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया, जहाँ यंग ब्लड है। हाँ, इस वक्त जो है वो 2-4 अग्निवीर के साथ में भी जो है वो शहीद गति को प्राप्त हुए। अब उनका जो एक पहले ये था कि साहब इनको बाद में क्या मिलेगा, बड़ी स्पष्ट रूप से जो है उनकी पॉलिसी है कि 1-1.5 करोड़ के आसपास सरकार ने अग्निवीर जो अभी इसमें शहीद हुए हैं उनको जो है वो देने की घोषणा की है। तो आप ये देखिए कि सेना का मनोबल तो बहुत ऊंचा है, लेकिन और उसको अभी जो युद्ध की स्थिति अभी पूरी तरह से बादल टले नहीं है। आप इसको तिरंगा यात्रा के रूप में कह लीजिए, चाहे लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए जो बीजेपी, मैं तो ये कहता हूं कि सिर्फ बीजेपी की तिरंगा यात्रा क्यों थी, आम हिंदुस्तानियों के लिए सेना के शौर्य दिखाने की, सेना के शौर्य को बढ़ाने के लिए, सेना के शौर्य पर गर्व महसूस करने का टाइम था। इसको क्यों बीजेपी और कांग्रेस में बांटा गया? सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदमपुर स्टेशन पर विजिट भी चर्चाओं में रहा। क्या ये सिर्फ एक सांकेतिक कदम था या फिर इसके हम कुछ और मायने भी निकालें? ये क्या संकेत था या कि क्या मैसेज था?
हर्षदा, हम अपने चैनल्स में बैठ करके बात करते हैं। हमारे कुछ चैनल्स ने जब ड्यूरिंग द वॉर इस तरह के बयान दिए कि उनको बाद में खुद को शर्म जो है उनको शर्म भी आई और उन्होंने अपने बयानों से खुद ने जो है वो वापस लिए। और आप ये मानेंगे कि इस वक्त जो एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, टीआरपी बढ़ाने के लिए पूरे चैनल्स ने लगातार कवरेज की है और एक से एक एक्सपर्ट्स को बढ़ाया, लेकिन उनकी टीआरपी बढ़ी नहीं, क्योंकि युद्ध कोई टीआरपी का विषय नहीं है। अलग अलग तरीके से सैनिकों को बुला करके उन्होंने जो है वो पूरा 24 आवर डिबेट्स की। कुछ चैनल्स ने तो हमने यहाँ विजय कर ली है, ये बम गिरा, किस तरह से उन्होंने जो गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस थे या गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी उसकी धज्जियां उड़ाई। ये भी एक एग्जांपल। मैंने आपको जैसा पहले कहा कि युद्ध जो है वो प्री युद्ध आफ्टर युद्ध तो एक है ही है, ड्यूरेशन ऑफ युद्ध भी बहुत से लोगों को सीखने की बात रहेगी कि आपने ये जो गलतियां अब कर ली हैं आगे आने वाले टाइम में ना करें। क्योंकि जो भी हिंदुस्तान की जो सरकार की जो नुमाइंदा करते हैं, जो स्पोक्स पर्सन है, अगर वही डिक्लेरेशन देंगे तो वही सब चैनल्स के लिए ऑफिशियल न्यूज होगी। अपने अपनी खबरें जो है वो अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए जो उनका प्रयास था, इस बार वो औंधे मुंह गिरे हैं। कोई बहुत ज्यादा जो उनको सफलता नहीं मिली है। बहुत से लोगों ने तो बोला कि ऐसा कोई चैनल नहीं है जो सिर्फ न्यूज देता हो। तो लोग आपस में मजाक कर रहे हैं कि साहब जो सिर्फ न्यूज सुनने के मूड में है, हम लोग जो है वो इस तरह की बातें सुनने के मूड में नहीं है, क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही है सब चीजों की। हर्षदा, और सर सबसे बड़ी बात ये तो हो गई भारत की बात, क्योंकि अगर हम भारत पाक के युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, सीज फायर की, तो पाकिस्तान की बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से अभी पाकिस्तान की हालत तो हमें नजर आ रही है हर तरह से, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि चाहे वो इंडिया की तरफ से डेलीगेशंस का भेजना हो, चाहे वो इंडिया की तरफ से जो एक पहलगाम अटैक के बाद जो एक तरह का ये स्ट्राइक किया गया, ये बहुत ही तारीफ काबिल था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, अगर हम बलूचियों की बात करते हैं, बलूचिस्तान की अगर हम बात करते हैं, तो वहां के नेताओं ने भी ऐलान कर दिया कि हमें हमारा अलग देश चाहिए। इसके क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं? क्या बलूचिस्तानियों के लिए वहां पर तमाम नेता हैं, क्या वो इसके अंदर जो आपदा में अवसर ढूंढने की बात होती है, क्या यहाँ पर सिद्ध होती है? हर्षदा, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और पाकिस्तान की सैन्य स्थिति लगातार जो है वो गिरती जा रही है, किसी से छुपी नहीं है। पाकिस्तान भाई लोग लोन लेते हैं कि साहब उस लोन से वो घर बनाएं, मकान बनाएं, गाड़ी लें, लेकिन पाकिस्तान लोन लेता है अपने पुराने लोन को चुकाने के लिए। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है अर्षदा कि मतलब आप, और फिर भी जो है वो लोन उसे मिल जाता है और उसका पाकिस्तान उपयोग करता है कि आतंकवादियों की जो ठिकाने नष्ट हुए हैं उनको 14 करोड़ रुपए दिया गया कि तुम इसको वापस बना लो। पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हिंदुस्तान के साथ में लड़ाई है वो उनके जो भुट्टो जी थे वो ये कहते थे कि हम जो है वो घास की रोटी खा लेंगे लेकिन इंडिया से लड़ना नहीं छोड़ेंगे। जनरल जियाउल हक 99 में जो है वो वार, कारगिल वार, तो ये कौन सी लगातार उनकी ये पॉलिसी रही है कि हिंदुस्तान के साथ में उनको लड़े बिना उनकी देश की जनता को आर्थिक मुद्दे पर और सैन्य मुद्दे पर जवाब देते नहीं बनता। वो हमारा शोल्डर लेकर के अपनी जो जिस हिसाब से महंगाई की दर है, मुद्रास्फीति की दर है, या जहां पर वहां लोगों में बेचैनी है उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। और ये उनके लिए जो है वो एक इस वक्त का युद्ध कहीं पर भी जो है वो छुपने के काबिल नहीं रहा, क्योंकि पूरी तरह से ये सारा टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि अगर वहां पर बम पड़ा तो हिंदुस्तान के सैटेलाइट्स ने उसको कवर किया। और जैसे अभी बीच में परमाणु बम की बात हुई, ये सब कुछ हुआ, वो तो कुछ भी नहीं बोलता था, अब जाकर के उसने बोलना शुरू किया कि ऐसा ऐसा हुआ है या छोटी मोटी बात हुई है। लेकिन जो सैटेलाइट्स की कवरेज थी, जो सैटेलाइट ने उसको कवर किया, हाथों हाथ दोनों तरह से उन्होंने बता दिया कि ये जो है युद्ध किस निर्णायक मोड़ पे था कि ऐसी बात भी हो सकती थी। तो पाकिस्तान की खुद की इंटरनल स्थिति, ये तो मैंने आपको कहा कि राजनीतिक में हर बार जो है इमरान खान जो वहां के चुनिंदा प्रधानमंत्री थे, आज सिर्फ जो है उनके ऊपर अपराध की बात देखें कि जो फॉरेन से मिलने वाले जो गिफ्ट थे उनको उन्होंने जो है वो यूज कर लिया, सेल कर दिया। क्या अपराध उनका जो है निकाला उन्होंने, और वो अभी तक जेल में है काफी लंबे टाइम से। अगर ये इतना बड़ा अपराध होता जो उन्होंने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री था वो क्रिकेट की दुनिया से निकल करके उस पद पर पहुंचा कि लोगों का विश्वास कितना था, और उसको भी उन्होंने सिर्फ इस गिफ्ट की वजह से जेल में डाला। तो आप ये मान करके चलिए कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई राजनीतिक स्थिरता नहीं है। जहां तक आपने बलूचिस्तान की बात की या आपने जो है वो सिंध और इसकी बात की, डेफिनेटली आपदा में अवसर नहीं है। बहुत लंबे टाइम से 44% जो है वो भूभाग बलूचिस्तान का है।
बलूचिस्तान अपने आप को ये कहता रहा है कि हम इस वक्त जितना खनिज का जितना हम जो है वो दोहन करते हैं वो सारा पाकिस्तान और वर्ल्ड के काम आता है, लेकिन हमारे डेवलपमेंट में इसका पैसे का कोई योगदान नहीं होता। ये बहुत लंबे टाइम से उनकी बात नहीं चल रही है। सर, वो मैं चीज मान रही हूँ कि बहुत लंबे समय से ये बलूचिस्तान वाली चीज चल रही है, लेकिन अभी जिस तरह का कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, जिस तरह की हम परिस्थिति की बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई, उस वक्त इंडिया का समर्थन मांगना, अब जो बलूचियों के नेता हैं उनका ऐलान करना कि हम आजादी चाहते हैं, तो वो तो एक तरह से शायद आपदा में अवसर ही है कि वो अब पाकिस्तान से बिल्कुल अलग होना चाहते हैं। जो उनकी लड़ाई है उनको एक मौका मिल गया है कि अब हम पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं, जो भी हम पे जुर्म किए गए हैं वो अब नहीं होने चाहिए, और जो भी हमें जो आप खनिज की बात कर रहे थे वो जो उनको नहीं मिल रहा है वो अब मिलना चाहिए। भारत का समर्थन इसमें मांगा है। चाणक्य नीति के हिसाब से दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है। तो आज बलूचिस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई है और हिंदुस्तान को अगर ये अवसर, मैं तो अभी इस डीप जियोपॉलिटिक्स की इस पार्ट को नहीं टच कर पाया, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर ऐसा अवसर हिंदुस्तान को पहले भी मिला हो या अब भी मिल रहा होगा, अगर हिंदुस्तान बिना लड़े ही 1 to 1 अगर इस लड़ाई का फायदा उठा करके भी कुछ ले सकता है तो डेफिनेटली ले। अभी मैंने रिसेंट भी जो है वो एक खबर पढ़ी कि अफगानिस्तान से भी, जैसे हिंदुस्तान ने अपने पानी को रोकने की बात की है, इस तरह से अफगानिस्तान से आने वाला पानी भी जो है वो लोग उस ट्रीटी को लेकर के, जो ट्रीटी है ही नहीं, अफगानिस्तान जब चाहे पानी रोक सकता है इनका। और अगर हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच के रिलेशन जो सरकार है उसके बहुत अच्छे ठीक है सर। संजीव जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है, एक आखिरी प्रश्न। पाकिस्तान की अगर बात करें तो जैश ए मोहम्मद को 14 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है, क्या ये आतंकवाद को बढ़ावा देने का संकेत नहीं है? हर्षदा, मैं आप 14 करोड़ दे दीजिए, 20 करोड़ दे दीजिए, मैं भी लास्ट में बात को खत्म करता हूँ। हर्षदा, हिंदुस्तान ने सीज फायर किया है, अभी पानी की बात आएगी, गर्मी का मौसम है, अगले 15 दिन के अंदर अंदर दुनिया, आज तो न्यूक्लियर बम को लेकर के सीज फायर कराने की बात कर रही है, दुनिया पूरी कूद जाएगी कि पाकिस्तान की जनता जो है बिना पानी के मर जाएगी, हिंदुस्तान कुछ रहम करे इन लोगों पर। ये बात आप देखना, घुटने पे टेक करके जो है वो पाकिस्तान हमसे जो है वो रहम की भीख मांगेगा पानी के लिए। क्योंकि कल ही मैंने जो है वो कश्मीरी जो नेता हैं उनका बयान सुना कि उनकी बेचारों की क्या गलती है, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती का, उनकी क्या गलती है, ये तो देश तो पानी यूज कर रहा है। ये क्या तरीका हुआ? मतलब हम हर बार कह रहे हैं कि जो भी हमारे हिंदुस्तान की बात नहीं करेगा वो हिंदुस्तान उन्हें टर्की और अजरबैजान की तरह से ट्रीट करेगा, और इनसाइड जो लोग हमारे साथ नहीं देंगे हम उनको भी एंटी हिंदुस्तानी ट्रीट करेंगे। तो ये आप मान करके चलिए, आज की डिस्कशन के बाद में 15 से 20 दिन के अंदर अंदर बहुत बड़ी राजनीतिक शक्तियां पानी दिलाने की बात करेंगी, क्योंकि पाकिस्तान को उनका अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है, और हिंदुस्तान किस तरह से उस पॉलिटिक्स को यूज कर पाएगा आप देखना। ये बहुत बड़ी कलाकारी होगी, बहुत बड़ा हिंदुस्तान की एक बार फिर विजय होगी, युद्ध के मैदान में भी और राजनीतिक मैदान में भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। संजीव जी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये खास कार्यक्रम भारत पाकिस्तान के सीज फायर पे था, जहां पर लगातार भारत पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट उस दौरान हुआ और उसके बाद जो परिस्थितियां जो बदली है, डेलीगेशन का जिक्र हुआ, और साथ साथ किस तरह से अब जो राजनीति है वो किस तरह से बदलेगी। यूएसए का अमेरिका का हमने रोल देखा, अब अमेरिका किस तरह से रिएक्ट करेगा कई चीजों पर, और जो डेलीगेशन है, जो डिसेंट्रलाइज उनको अथॉरिटीज, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की गई हैं उनको जाने के लिए अलग अलग देशों में, और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो जानकारी दुनिया तक पहुंचाने की वो किस तरह से पहुंचाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए खास चर्चा में आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार।